जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो भाई, बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया बात है। सभी जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, फटाफट। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो सारे के सारे लोग लाइव आ रहे हैं। तो आप लोगों का पेपर जो है वो 16 तारीख से है, और आज मेरे भाई आप लोगों का तीसरा सैंपल पेपर कह लीजिए, या मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर कह लीजिए, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कह लीजिए, वो हम आपको कराने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम तीनों सेट को देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से हम तीनों सेट को समझेंगे। ठीक है, तीसरे सेट को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी में आपका जो क्वेश्चन है वो अगर आप याद करो तो पिछली बार किस लेवल का पूछा गया था, और अगर उस लेवल की आप तैयारी करके नहीं जाते हैं तो एकमात्र दोषी इसके सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, और कोई नहीं। आपके पास में अपने आप को ब्लेम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, या अगली बार के लिए छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं शुरू से ये बात कहूंगा कि अपनी तैयारी को जितना बेहतर करके चल सकते हो उतना बेहतर चलो। दिमाग के घोड़े जितने दौड़ा सकते हो उतने दौड़ाओ। कैलकुलेशन पर जितना काम कर सकते हो उतना करो, रिवीजन पर जितना काम कर सकते हो उतना करो। और मैं अपने एंड पर बढ़िया बढ़िया चुनिंदा चुनिंदा क्रीमी क्वेश्चन छांट करके लेकर के आऊंगा, और बढ़िया तरीके से आपको उसके सॉल्यूशन कराऊंगा, और 1 घंटे के अंदर मैं आपको सारा समाधान गणित का मैं दे दूंगा। ना आपका वक्त बर्बाद होगा, ना आपका वक्त ज़ाया होगा, ना आपको कहीं और पे जाना है। सीधा 1 घंटे की एक क्लास, और उसके बाद में बढ़िया तरीके से रिवीजन। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं बढ़िया तरीके से? हाउस द जोश मेरे भाई यहाँ पर एक बार बता दीजिए। ठीक है, और हर जगह पर वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, हर जगह पर मेरे भाई पहुंचा दीजिएगा। बस अभी मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। तो एनटीपीसी का तीसरा सेट है, तीसरे सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत प्यारा सवाल है, यहाँ पर देखिए। कहा गया वस्तु x और y के क्रय मूल्य का अनुपात 3 और 7 है। किसी व्यक्ति ने x को बेच करके 14% का लाभ अर्जित किया और y को बेचने पर 11 की हानि हुई है। तो पूरे लेन देन पर क्या होगा? मैं ऐसे कहता हूं कि मान करके चलो कि इसकी कीमत मेरे भाई 300 रुपये है, और इसकी कीमत 700 रुपये है। ये इतनी इतनी कीमत की वस्तुएं हैं, और आपको ये मान लेना है। अब यहाँ पर 300 रुपये की वस्तु है, ये 700 रुपये की ये वस्तु है। तो 300 का 14% कितना होता है? तो यानी आप बोलोगे सर इस पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? तो 42 का। और मेरे भाई यहाँ पर 700 का 11% कितना होता है? तो 77 की हानि हो जाएगी। इतने का फायदा, इतने की हानि, डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट। टोटल कितने का हो जाएगा? तो टोटल हमारे सामने 1000 हो जाएगा, और इंटू कितना कर देंगे? तो इंटू हमारे सामने 100 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, अगर आप देखोगे तो लॉस में नेट आपकी चीज़ें जाने वाली हैं। और कैसे जाएगा? तो 7 से 2 आपका 5, और यहाँ पर ये 3.5 जो होगा, ये हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ एसपी एसपी और ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। सीधा ये देखो, पहले पर कितना कमाया, दूसरे पे कितना कमाया। ठीक है, टोटल अपॉन सीपी इंटू 100, बात खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 2 नंबर सवाल बहुत प्यारा सवाल है। इसमें लोग गलती करते हैं मेरे चैंपियंस, आपको गलती नहीं करनी है। आप इस बात को ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं में से मेरे भाई कहीं पर अगर रैंडमली हम कोई संख्या चूज करते हैं, ठीक है, कोई एक संख्या को हम चूज करते हैं, तो उसके पूर्ण वर्ग होने की या 7 से विभाजित होने की यहाँ पर क्या प्रायिकता है? यानी 1 से लेकर के 70 तक, 1 से लेकर के 80 तक कितने ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, और कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो मेरे भाई 7 से डिविजिबल हैं? तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने संख्या हो जाएंगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 9 नहीं ले सकते, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, जो इसके रेंज के बाहर है, इसके रडार के बाहर है। यानी 8 संख्याएं। तो परफेक्ट स्क्वायर वाली कितनी संख्या हो गई? तो मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाली जो संख्या हो गई वो हमारी 8 हो गई। ठीक है, और मेरे भाई नंबर ऑफ 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल वाला कितना हो गया? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 इंटू 11 77। तो 11 मल्टीपल हो गए। 80 तक कितने मल्टीपल हो गए? 11। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा 11 जमा 8 यानी 19 संख्या कह देते हैं, बट मेरे भाई यहीं पर एक गलती है। ठीक है, इन दोनों में एक संख्या ऐसी थी जो दोनों जगह पर कॉमन ले ली गई थी, और वो था मेरे भाई 49, 49। 49 एक ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर में भी आता है, और 49 ऐसा है 7 यहाँ पर जो है वो 7 का मल्टीपल भी है। 7 इंटू 7 49। तो 49 नाम की संख्या 2 बार काउंट हो गई है, दोनों बार काउंट हो गई है, तो उसको एक बार घटा दीजिए। यानी कुल मिलाकर के 18 ऐसी संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 80 तक कितनी संख्याएं हैं? 18, जो या तो परफेक्ट स्क्वायर है या 7 का मल्टीपल है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता होती है, वो क्या होती है? कितने इवेंट हुए आउट ऑफ टोटल। टोटल हमारा कितना है? तो 80 है।
तो अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारे सामने 9/40 और 9/40 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। आंसर देते रहेंगे आप लोग। सबसे बड़ी कमजोरी आप लोग की है कि आप खाली वीडियो देखने में बिलीव करते हैं, खुद से क्वेश्चंस के आंसर देने में बिलीव नहीं करते। ये गलती है। पेपर पेन उठाओ, सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, ध्यान रखो इस बात का। ठीक है, आ जाओ चलो तीसरा नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3720 है। तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का मेरे भाई यहाँ पर योग क्या होगा। सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, ये मेरे भाई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लोगों का है। यानी यहाँ पर एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी, पांचों का जो सम है वो हमारा इतना है। तो यहाँ पर अगर इसका एवरेज निकाले तो कितना होगा, 5 सत्ते 35, 22, 5 चौके और फिर 5 चौके। औसत हमेशा कहाँ होता है, तो औसत हमेशा बीच में होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 5 संख्याओं का सम है, तो एवरेज का मतलब सम अपॉन नंबर, यानी ये एवरेज। एवरेज कहाँ पर होगा, तो बीच में। एग्जामिनर को क्वेश्चन क्या चाहिए, सम ऑफ थर्ड लार्जर नंबर एंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो अगर ये 744 है तो अगली संख्या 746 होगी, उसकी अगली संख्या 748 होगी, और अगर तुमको पीछे जाना है तो चाह सकते हो 742 और 740 में मेरे भाई। यहाँ पर यही वो 5 संख्याएं हैं। इसमें कहा गया सबसे बड़ी संख्या का मान और यहाँ पर इसका मान, दोनों का सम बताओ। तो अगर इसका सम बताओगे तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 1492। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 नंबर सवाल, प्यारा सवाल। यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है कि स्टोर सभी वस्तु पर, बहुत प्यारा सवाल है। भाषा जितनी लंबी है उत्तर इसका उतना छोटा है। हमने 2026 के सवाल आप लोगों के लिए रखे हैं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस हम बढ़ा पाएं और ये दिखा पाएं कि भैया आप किसी से कम नहीं हैं। सवाल आपके सामने कोई ला करके रख दे, आप सबसे अपडेटेड सीरीज पढ़ रहे हैं, सबसे अपडेटेड सैंपल पेपर कर रहे हैं और बहुत विद इन सेकेंड्स उड़ाने वाले आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। भाई ये क्वेश्चन को देखो तुम, कितना लंबा चौड़ा कहानी है कि एक स्टोर पर जितनी भी वस्तुएं उस पर 16% का छूट प्रदान किया जाता है और इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर 4 खरीदे और 1 मुफ्त पाएं, ये भी वाला स्कीम होता है। योजना भी उपलब्ध है। यदि ये ग्राहक को 700 रुपए प्रति वस्तु के अंकित मूल्य पर 5 वस्तुएं खरीदनी है और उस पर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाएं योजना लागू होती है, तो 5 वस्तुओं के लिए ग्राहक को कुल कितनी रियायती धनराशि का भुगतान करना होगा। मतलब मैं किसी दुकान में जाता हूं और 2 तरह का वहां डिस्काउंट है, 4 खरीदने पर 1 फ्री में मिलेगा, तो यानी पैसे कितने के देने हैं, तो 4 के, और एक जो आइटम आ जाएगा वो मेरा फ्री में आ जाएगा। मैंने उस दुकान से जाकर के कहा कि भैया मेरे को 5 वस्तु दे दो, 5 वस्तु दे दो, तो 5 वस्तुओं में मेरे से पैसा कितने का लेगा, कितने का लेगा, 4 का ही लेगा। अगर मैं उस दुकान पर जाकर के मेरे भाई 5 वस्तु खरीदता हूं, अगर मैं जाकर के 5 वस्तु खरीदता हूं तो यकीन करिए मुझे 4 के पैसे देने होंगे। मुझे कितने के पैसे देने होंगे, तो मुझे 4 के पैसे देने होंगे, क्योंकि एक मुझे क्या मिल जाएगा, मुफ्त। 4 के पैसे देने होंगे। एक वस्तु की कीमत 700 रुपए है, तो 4 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी, 2800 रुपए। अब जब मैं बिलिंग कराने जाऊंगा ना, तो बिलिंग कराते वक्त में मेरे को 16% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। 16% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। यानी यहाँ पर जो ये पैसा है दोस्त मेरा, अगर ये पैसा अपने आप में 100% है तो 100 में 16 का कम यानी 84 हमें मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो 8 × 4 यूनिट जिट मेरे भाई 2 है, और यूनिट जिट 2 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2352, तो बस बात खत्म। यानी सवाल जितना भयंकर रूप से दिया गया था, असल में इसका जवाब उतना ही छोटा था। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आज ये चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों में दबा करके पूछा गया, पिछली बार भी इस बार भी, और कैलकुलेटिव तो हद से ज्यादा ही था। इसमें भी उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया कि 4,80,000 रुपए पर त्रैमासिक रूप से मेरे भाई 20% की दर से 1 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अगर हम जाते हैं जब मेरे भाई क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में जाने के लिए रेट को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4। तो जैसे यहाँ पर ये है तो ये क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4, और टाइम को क्या करेंगे, तो मेरे भाई टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो रेट को डिवाइड बाई 4 करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेट तुम्हारे सामने 5%, और टाइम को मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई बाई 4 इतना हो जाएगा। 5% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज 21.55% होता है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, 4,80,000 रुपए का, 4,80,000 रुपए का मेरे भाई 21.55% जो है वो निकालना होगा। दशमलव हटा दो, 2 जीरो और आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 48 का 5 गुना 240, 240 का 0 24 पास में, 48 का 5 गुना 240 और 240 में 24 जोड़ोगे 264 का 4 26 पास में, 48 का 1 गुना 48 और 6 54,
और 20 74 का 4 7 पास में, 48 दूनी 96 6 103 मेरे भाई यहाँ पर 96 और 7 103 103440, लगभग लगभग ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। डी क्यों बता रहे हैं आप लोग? डी में तो मामला ही नहीं है, है? ए होगा भैया, फंस गए तुम लोग, देख लो यहीं पे है। मोहित भाई डी, यही होता है, यही होता है। आसान सवाल में भी पेपर में किस तरीके से गलतियां होती हैं आप सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ठीक है, आप बताइए। एक बच्चा कहता है 21.55 कैसे है? तुम लोग को टेबल याद कराए हैं। 5% को अगर 2 सालों के लिए दोगे तो 10 पॉइंट यहाँ पर जो है 25% का ब्याज मिलेगा। 5% को अगर 3 साल दोगे तो 15.7625 का ब्याज मिलेगा। 5% को 4 साल के लिए दोगे 21.55 मिलेगा। 10% को 2 साल के लिए दोगे 21%, 10% को 3 साल के लिए दोगे 33.1 और 10% को 4 साल के लिए दोगे 46.41। सब कुछ तुम लोगों को याद करा दिए थे कि 5 और 10 तो ऐसा होता है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, वो तुम्हें याद होना चाहिए। आ जाओ, ये वाला ज्योमेट्री का एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी जो ज्योमेट्री में रेक्टेंगल और यहाँ पर स्क्वायर दोनों में लगता है, आयत और वर्ग दोनों में लगता है। हमेशा इसमें कहा जाता है कि यहाँ पर एक आयत है या फिर एक वर्ग है ABCD नाम का, और इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट P नाम का डाल दिया गया है, और इस P नाम के पॉइंट से हर किसी को ज्वाइन किया गया है, और यहाँ 3 लोगों का मान देकर के चौथे का मान पूछा जाएगा। जैसे PA का अगर मान देखोगे तो 94 दे दिया इन्होंने, PB का मान अगर देखोगे तो 61 मेरे भाई दे दिया, PC का मान दे दिया तो 67 हमारे सामने दे दिया, और यहाँ पर PD की लंबाई किसी को नहीं पता है। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी यहाँ पर जो होगा 94 के स्क्वायर और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 67 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 61 के स्क्वायर और प्लस हमारे सामने x के स्क्वायर के। इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे मेरे भाई। 100 में 6 की कमी, 94 का स्क्वायर कैसे निकलता? 100 में 6 की कमी, तो इसमें 6 कम कर दो तो 88 हो जाएगा मेरे भाई, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49 का 9 4 हाथ में, 7 छक 42 दूनी 84 4 मेरे भाई यहाँ पर 92 का 2 9 हाथ में, 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 61 का स्क्वायर में अगर आप देखोगे 1 6 कम 6 दूनी 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? 6 और 9 15 आपके सामने, 3 2 5 और 1 6, 8 5 13, 8 4 13 और 8 4 12 और एक मेरे भाई यहाँ पर 13 में से हमें 3721 हमें निकाल देना है, और ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के। अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने 4 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये 4 हो गया, 13 से 7 आपका मेरे भाई 6 हो चुका है, और यहाँ पर ये 9644 के करीब में आ रहा है। अब 9644 आपका लगभग कितने का स्क्वायर है? तो यहाँ पर कहोगे सर 98 तो हो नहीं सकता, 98, हाँ 98 हो जाएगा, 98 होगा, 96 होगा, 96 नहीं होगा। एक सेकंड, कहीं पर कुछ गड़बड़ है क्या? अपने को एक बार चेक कर लेने दो। 94 का स्क्वायर 4 चौके 16 का 6, एक हाथ में 9 चौके 36 72 73 का 3 7, और 9 का स्क्वायर 81 और 7 88, बिल्कुल सही है। 7 का स्क्वायर 49 4, 7 छक 42 दूनी 84 4 88, यहाँ पर है ना मेरे भाई 67 में आई थिंक गड़बड़ है, 67 में गड़बड़ है, थोड़ा सा हम लोग एक बार सही करते हैं इसको। 7 का स्क्वायर 49 का 9 4 हाथ में, ठीक है। 6 सते 42 दूनी 84 84 और 4 88 का 8 आपके सामने 8 पास में, ठीक है। उसके बाद में 6 का स्क्वायर 36 और 8 मेरे भाई यहाँ पर 44 होगा, तो दिस इज इक्वल टू 4489, दिस इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर 4489। अगर हम देखें का स्क्वायर इतना 6 कम 6 दूनी 12 का 2 36 37 सही है। 9 और 6 15 हो चुका है आपके सामने, 8 3 11 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, 9 6 15, 8 3 11 12 का 2, 8 4 12 1 13 का 3, और यहाँ पर इतना, ये कुल मिलाकर के इतना हो गया। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारे सामने 9604 हो गया। अब जाकर के बात बनेगी। अब अगर आप देखोगे तो ये 98 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? तो मेरे भाई यहाँ पर 98 का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 98। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? तो सी है। 98 तुम्हारा 100 से कम है 2, तो 98 में 2 की कम करो तो 96 और 2 का स्क्वायर कितना? 4, यानी इस तरीके से तुम्हारी बात बनेगी। यहाँ पर एक आधा लोग जो 102 बता रहे हैं पूर्ण रूप से गलत बता रहे हैं, और मेरे भाई कहीं पर इसका कोई तुक ही नहीं बनता है 102 बताने का। आज ये चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका साझेदारी का है।
साझेदारी में वो वाले क्वेश्चंस थोड़े से तुम लोग के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बढ़िया हो जाएगा, जिसमें लोग कुछ समय में पैसे बढ़ा भी देंगे, कुछ समय में पैसे को कम भी कर देंगे, और वो तुम्हें समझना होगा। जैसे अगर हम देखें 3 व्यक्ति पी क्यू आर ने, अब तुम्हारे सामने एक व्यक्ति पी है, दूसरा व्यक्ति क्यू है, तीसरा व्यक्ति कौन है, आर है। इन्होंने 11, 8 और 20 के अनुपात में अपना व्यवसाय शुरू किया। इसने 11 रुपए लगाए, इसने 8 रुपए लगाए, और इसने कितने लगाए, तो 20 लगाए। ठीक है, 9 महीने के बाद क्यू अपना 35% हिस्सा वापस ले लेता है। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 महीने तक इसने ये पैसा चलाया है, तो एक काम करो ना, इसको 800 मान लो, बेहतर हो जाएगा। आप इसको 1100 मान लो, इसको 800 मान लो, और मेरे भाई इसको यहाँ पर 2000 मान लो। बेसिकली सबको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सर यहाँ पर 1100, 800, 2000 के अनुपात में शेयर किया है। 9 महीने के बाद क्यू अपना 35% वापस ले लेता है। यानी ये जो पैसा है इसने 9 महीने तक चलाया है, और उसके बाद में क्या होगा, ये 800 रुपये जो इसके पास में है, इसमें से अगर ये 35% वापस ले लेगा, तो 100 में 35 वापस ले लेगा तो बचेगा 65, और 65 तो 8 पचे 40, और मेरे भाई 8 चक्कर 48 4 52। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 520 रुपये। अब ये इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, जबकि आर ने यहाँ पर, आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले 14% जो है यहाँ पर हिस्सा वापस ले लिया था। भाई एक साल में 7 महीने पहले, यानी कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, 5 महीना। यानी आर ने इस पैसे को कितना महीना इन्वेस्ट किया, 5 महीना। और उसके बाद कहा गया कि इसमें से 14% हिस्सा, 14 दूना 28, तो अगर 280, इसमें से 280 ले लोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा, या 1720 हो जाएगा। 1720 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। और इसको तुम चलाओगे बाकी के 7 महीने, बाकी के चलाओगे 7 महीने, क्योंकि पूरे साल चलाना है। ये जैसे 9 महीने चला है तो ये 3 महीने चलेगा, 12 महीना, 12 महीना, और ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 12 महीना। सबके आप यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है, सबके आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, रेशियो, क्योंकि इसी अनुपात में निवेश किया है, तो इसी अनुपात में लाभ भी तुमको मिलेगा। समझ में आ रहा है बात। यहाँ वर्ष के अंत में कुल लाभ 406000 का है, तो आर का कितना होगा, अभी कैलकुलेट करते हैं। तो आराम से 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 12 इंटू 11, ठीक है, 132,000 यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसको तुम देखोगे तो 9 है मेरे भाई 7200 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 0 3 दूनी 6, 1560 हो गया। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 5 2 7 1 8760 हो गया हमारे सामने। ठीक है, अगर हम और देखें यहाँ पर तो ये सब हमारे सामने 1000 हो चुका है, और यहाँ पर 7 0 7 दूनी 14, 7 7 49 50, और मेरे भाई यहाँ पर इतना 12,000 के करीब में, 12,000 13,046, यहाँ 13,046 के करीब में ये हमारे सामने पूरी तरीके से अपना अपना वैल्यू आ चुका है। ठीक है सर, 551 इंटू 37 कहाँ पर भैया, कहाँ पर करना था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अभी आपको, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब यहाँ पर एक तो ये हो जाता है कि सबको जोड़ जाड़ करके तुम काटो, नहीं तो रहने दो कि सर ये जो है हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने टोटल प्रॉफिट है। ये हमारे सामने क्या है, टोटल प्रॉफिट है, तो जोड़ लो। 13,000, 8,000, 21,000, 21,000, 13,000 कितना हो जाएगा, लगभग 34,000 के करीब में तुम्हारे सामने हो जाएगा। या ऐसे जोड़ लो ना, 6 हो गया और फिर मेरे भाई खत्म हो गया। फिर उसके बाद में 4 और 6 मेरे भाई यहाँ पर 10 हो चुका है। तीसरे अंक पे देखो यहाँ पर 7 और 1 8, 8 और 2 10 का 0 मेरे भाई एक। चौथा अंक देखो 3 और 8 11, 11 और 3 14 और 1 15 का 5। ठीक है, 1 और 8 मेरे भाई यहाँ पर कितना, पांचवा अंक है ना, तो 1 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, 2 और 1 हो गया हमारे सामने 3। 35006, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है शायद कैलकुलेशन में, एक बार चेक करना भाई। ठीक है, 11 इंटू 12 132 ही हो गया तुम्हारे सामने, 9 8 7200। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9 8 7200 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का डबल 13 6 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा। तो 0 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, डन है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 का 5 गुना ये 10,000 होता है, ओके, हमने उसको 1000 मान लिया था। और यहाँ पर 7 इंटू 0 ये हो गया, 7 इंटू 2 14 हो गया, 7 7 49 50 हो गया, और यहाँ पर 12 हो गया। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 0 4 0 2 और यहाँ 2, 22 0 40 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22 0 और यहाँ पर हो जाएगा 40, 22 0 40। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसमें यहाँ पर रेशियो भी ले सकते हैं, जैसे 0 0 0 हमने काट दिया। अगर हम और चाहें काटना तो इनको बढ़िया तरीके से हम इनको काट सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहो 4 से भी काटना तो 4 से काट सकते हो, 4 से 3 बार में, 4 से 3 बार में, और 4 से 0 बार में। 4 से आप 2 बार में काट सकते हो, 4 से 1 बार में, और 4 से 9 बार में। आप 4 से और काट सकते हो 5 बार में, 5 बार में, और 1 बार में। बस अब रहने दो, अब ज़्यादा मत काटना।
टोटल प्रॉफिट तुम्हारे सामने 407 और उसके बाद में 00 का है, ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल का मतलब सबकी वैल्यू है, यानी यहाँ पर 1 + 9 10 और यहाँ खत्म हो गया, एक पास में 5 और 1 6 और मेरे भाई 3 9 0 एक और पास में 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11, हमारे सामने इतने की वैल्यू है कुल मिलाकर के। ठीक है, और हमसे जो पूछा गया है वो किसका मान पूछा गया है, आर का हिस्सा मतलब 551 का मान हमसे पूछा गया है। 00 से 00 खत्म, 11 से 3 बार में और 11 से मेरे भाई 7 बार में, 37 × 551 आपका निकल करके आएगा। अगर आप यूनिट जिट से देखेंगे 7 × 1 यूनिट जिट 7 ये रहा, तो 20,387 ये हमारे सामने बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जैसे आप लोगों के पेपर में आजकल जो नया ट्रेंड चला है वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का चला है कि डेटा कुछ इस तरीके से हम तुम्हें फंसा देंगे कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है, इतना ही कि इसने इतना लगाया, इसने इतना लगाया, इसने इतना लगाया, लेकिन कैलकुलेशन के नाम पर बहुत कुछ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से जा सकते थे। अब किसी को अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता तो या तो वो ये कह सकता है कि सर इसको तोड़ो, तो सर इसको तोड़ोगे तो ये 11 × 37 का मेरे भाई कहानी है। अब ये 11 × 37 है, तो मेरा ऑप्शन या तो 11 का मल्टीपल होगा और या तो 37 का मल्टीपल होगा, लेकिन वो भी एक रिस्क लेने वाली बात होगी और उसमें भी सारे ऑप्शंस को चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये काम हम लोग नहीं करेंगे। आ जाइए, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं क्या कहा गया है। आप पढ़िए यहाँ पे, एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक इमारत के शीर्ष को देखने के लिए, आप देखो यहाँ पर 1.8 मीटर व्यक्ति इमारत के शीर्ष को देखने के लिए 1 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ा है। वो जो इमारत है वो प्लेटफॉर्म से 25√3 मीटर की दूरी पर है। व्यक्ति की आंख से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगा। और नया सवाल है 2026 में पूछा गया हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसको आप इग्नोर करके चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन में, अ मैन 1.8 मीटर टॉल, तो एक आदमी है जो कितना दूरी पर है या कितना लंबा है 1.8, इज स्टैंडिंग ऑन अ 1 मीटर हाई प्लेटफॉर्म। ये मेरे भाई जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है ना, उस प्लेटफॉर्म की हाइट भी कितनी है, तो 1 मीटर की मेरे भाई यहाँ पर हाइट है। ऐसे मान करके चलो कि ये प्लेटफॉर्म पर जिस पर ये आदमी खड़ा है, धरातल से वो यहाँ पर जो है 1 मीटर की ऊंचाई पर है। इतना मीटर मैन की लंबाई, इतना मीटर मेरे भाई यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई। टू ऑब्जर्व द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, द बिल्डिंग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25√3। अब बिल्डिंग यहीं से होगा और बिल्डिंग जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये बिल्डिंग की दूरी कितनी है, तो बिल्डिंग की जो दूरी है वो 25√3 के करीब में है यहाँ पे। ठीक है, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसके आंखों से मेरे भाई यहाँ पर बिल्डिंग को जो देखा जा रहा है, ठीक है, उस एंगल का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे सामने कितना है, तो वो हमारे सामने 30 डिग्री है। वो हमारे सामने कितना है, तो 30 डिग्री है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, कि पूरे बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, पूरे बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात पूछता हूँ कि आप जब यहाँ पर बात करते हो यहाँ पर इसकी वैल्यू का, तो इसको जानते भी हो कि ये कितना है। 30 के नीचे जो होता है वो √3 होता है और 30 के सामने जो होता है 1 होता है। तो अगर √3 का मान अपने आप का 25 गुना है, तो इसका भी मान अपने आप का 25 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग है अगर ये प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती, तो ऐसे मान के चलो 25 की बिल्डिंग और 1.8 का मेरे भाई आदमी, तो हम इतना बिल्डिंग का हाइट बना देते हैं। यानी 25 में 1.8 तो 26.8 हम जोड़ देते हैं। क्योंकि उसको जमीन से पूछा गया है कि जमीन से उसकी दूरी कितनी होगी, तो ये जमीन है दोस्त, यहाँ पर ये जमीन है। इसी जमीन के 1 मीटर के ऊंचे पर प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी मीटर आप जोड़ दो और सबको जब जोड़ोगे तो ये कुल मिलाकर के 27 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 27.8 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी आंसर होगा। अगर पूछता प्लेटफॉर्म से ऊपर का हाइट कितना है, तो ये प्लेटफॉर्म इससे ऊपर का हाइट इतना है। मतलब बेसिकली क्या है कि प्लेटफॉर्म तुम्हारा अलग बना है, बिल्डिंग तुम्हारी अलग बनी है। ऐसे मान के चलो ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी जमीन पर बना है और ये ऐसी बिल्डिंग है मेरे भाई, ये भी जमीन पर बनी है। समझ लो, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी चढ़ा है और वो बिल्डिंग को देख रहा है, तो बिल्डिंग के लिए तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, पूरा हाइट बताना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर सवाल कैसा लग रहा है पहले सेट, यहाँ पर ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वर्दी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ऐसा तो नहीं कि यूपीएसआई की तरह हमारे साथ धोखा हो जाएगा कि पढ़ा था बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन और आगे एकदम लल्लू क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आ भी गया ऐसा तो तुम्हारा ही भला होगा। ठीक है, जो इस लेवल के क्वेश्चन जो व्यक्ति बना सकता है, तो आसान क्वेश्चन तो मेरे भाई बड़े आसानी से आप बना ही लोगे।
ठीक है, रेलवे का मैथ स्पेशल बैच लेकर के आइए आएगा आएगा, सब कुछ आएगा, आ जाओ। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर सवाल क्या है। एक छात्रावास में 80 छात्र हैं। नए प्रवेश के कारण 30 मेरे भाई नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस का दैनिक खर्चा 260 रुपये बढ़ गया, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 10 रुपये कम हो जाता है। मेस का मूल दैनिक व्यय क्या है? ये वाला क्वेश्चन एवरेज का है, जिसको हम कई बार करा चुके हैं आप लोगों के लिए, और देखिए अभी हाल फिलहाल यहाँ 2025 में ये पूछा गया है। रेलवे में तो एक भी क्वेश्चन वीओडी बैच से बाहर है ही नहीं। ए टू जेड सारा का सारा क्वेश्चन वीओडी बैच से मेरे भाई मेल खाता है। इसमें होता क्या है यहाँ पर समझो, 80 स्टूडेंट है हॉस्टल में एंड ड्यू टू न्यू एडमिशन 30 स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों की संख्या। पहले की कहानी में 80 बच्चे थे और अब की कहानी में 110 बच्चे हो गए। ठीक है, डेली एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीजेस बाई 260। यहाँ पर मेरे भाई डेली एक्सपेंस यानी हर बच्चे के ऊपर में जो डेली खर्चा जाता था, ठीक है, वो हमारे सामने डेली एक्सपेंस बढ़ जाता है कितने से, 260 से। एंड वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाई 10। और एक बच्चे पर पहले इतना खर्चा होता था एवरेज, ऑन एन एवरेज मेरे भाई यहाँ पर पहले एक बच्चे पर कितना खर्चा होता था, एक्स, तो अब हर बच्चे पर 10 रुपये मेरे भाई यहाँ पर कम खर्चा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, डेली का खर्चा हम मेस का ट्रैक करते हैं, तो हम बोलेंगे 80 बच्चे थे, हर बच्चे पर इतने का खर्चा, तो ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर। और यहाँ इतने बच्चे थे, हर बच्चे पर इतना हो जाएगा, तो 110 इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो साफ तौर पर कहोगे कि मेरे भाई जो है खर्चा हमारा कितने से कम हो गया है, तो डेली एक्सपेंस 260 से बढ़ गया है। ये जो डेली एक्सपेंस है ये क्या हो गया, 260 से बढ़ गया। डेली एक्सपेंस कितने से बढ़ गया, तो 260 से। यानी अगर हम देखें तो मेरे भाई 80x का खर्चा था, उसमें 260 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा ये, यानी 110x माइनस 1100 हो जाएगा। जब आप इसको हल करते हो ना, तो 1100 में 2 जोड़ दो तो 1360 आपके सामने, और यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 3 से मेरे भाई 4 बार में, और यहाँ पर ये 30x की वैल्यू आ गई बस हमारे सामने। ठीक है, क्वेश्चन में और हमसे क्या कहा है भाई बताना, व्हाट वाज द ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। शुरू में मेस का खर्चा कितना था ओरिजिनल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम खाली इतना कह पाएंगे, एक्स का मान 136/3 है। एक्स का मान कितना है, 136/3 है, एकदम दशमलव वशमलव में आने वाला है ये। अब अगर हम देखें तो ओरिजिनल खर्चा कितना था, तो डेली खर्चा कितने का था, 80x का था। तो ओरिजिनल की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर जो ओरिजिनल खर्चा मेस का हमारा आता था वो हमारे सामने कितना था, 80 इंटू मेरे भाई यहाँ पर x था, यानी इतने के करीब में था। आज अगर आप देखोगे तो 8 छक 48 का 8 4 हाथ में, 24 4 मेरे भाई 28, 8 2 पास में आपके, और यहाँ पर इतना डिवाइडेड बाई 3, 3 3 के 9, 3 छक 18, 3 दूनी 6, और मेरे भाई यहाँ पर 3 छक 3626 के करीब में है। लगभग वही तीन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारी तरफ से कहीं पर कोई गलती नहीं है, कहीं भी कोई गलती नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर आएगा जो कि लगभग ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। तो पहले मेस में इतने बच्चे थे, हर बच्चे पर इतने का खर्चा, तो डेली का खर्चा इतना। अब बच्चों की संख्या बढ़ गई और एवरेज खर्चा कम हो गया, तो अब खर्चा इतना, डेली के मुकाबले इतना ज्यादा खर्चा होता है। तो ये हमने सॉल्व करके एक्स का मान निकाला। पुराना वाला खर्चा पूछेगा तो 80x का मान बताएंगे, नया वाला पूछेगा तो हम इसका मान बताएंगे। डाउट ग्रुप का लिंक सेंड कर दो सर, डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, आज ही चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल यहां देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। एक चोर जिसकी गति मेरे भाई यहां पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक पुलिस वाले से भाग रहा था जिसकी गति मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो पुलिस वाले को पकड़ने में कितना समय लगेगा। मतलब वही बात है, ठीक है, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, दो लोगों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। चोरवा यहां से भाग रहा है, पुलिस यहां से भाग रही है। चोर जो भाग रहा है वो 10 किलोमीटर, पुलिस जो भाग रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर जो भाग रहा है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करेंगे तो 100 मीटर है, स्पीड की बात करेंगे तो दोनों का डिफरेंस 10 और 8 मेरे भाई दोनों का डिफरेंस यहाँ पर इतना। क्योंकि किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 और बट्टे का 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर के 180 सेकेंड, और 180 सेकेंड को क्या बोलते हैं, 3 मिनट। 180 सेकेंड को क्या बोलते हैं, 3 मिनट बोलते हैं भैया। क्लियर हो गया ये बात यहाँ। आ जाओ चलो, एक नया सवाल मैं तुम्हें देता हूं, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। और ये किसका सवाल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अलजेब्रा के बाद में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाते हैं तो इसका सवाल है।
आरआरबी जेई 2026 में पहली बार, आप लोग को क्या लगता है? देखो यार, मेरे साथ में दिक्कत ये है ना कि मैं जैसे कोई पेपर होता है, मैंने टॉप क्वेश्चंस की शुरुआत ही मैंने की थी यूट्यूब पर। अगर आप जा करके देखोगे आज से बहुत पहले, तो जब मैं यूट्यूब पर पहली पहली बार पढ़ाने आया था 2021-22 में, तो उस समय कोई टॉप क्वेश्चंस कराता नहीं था। तो कोई भी पेपर होता था तो उसका टॉप क्वेश्चन मैं कराता था वहां पे। ठीक है, इसके इनफैक्ट इसमें रेलवे में भी आप लोगों के लिए सुपर 30 की सीरीज भी मैं ही लेकर के आया था यूट्यूब में सबसे पहले। उसके पहले ऐसी कोई सीरीज आती भी नहीं थी। अब यार व्यस्तता इतनी बढ़ गई है, इतनी चाजी हो गई है कि यार मुझे मतलब कराने का वो टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो जितने भी टॉप क्वेश्चंस हैं, जब मैं यूट्यूब पर जाऊँ कोई सीरीज कराने, तो मैं उनमें उनको करा दूं। ठीक है, तो मतलब कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात बराबर हो जाए कि बच्चे उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको देखें और वहां से उसका मान हो जाए। अब इसमें जैसे पूछा गया डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? डी का बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तब निकालोगे जब पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। ये तो इक्वेशन में है ही नहीं, तो पहले इसका इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाने के बाद में तब इसका डी निकाल पाओगे। इक्वेशन कैसे बनेगा? इसको इधर से गुना करो, इसको इधर से गुना करो। तो यहां पर जब ये वाली चीज को इसके साथ में गुना करोगे, एक्स को एक्स के साथ गुना करोगे, तो तुम्हारे सामने एक्स स्क्वायर माइनस हमारे सामने 5x आ गया, माइनस हमारे सामने 3x आ गया, और प्लस का हमारे सामने 15 आ गया ये भाग में। उसी तरीके से इस वाले भाग को इस वाले भाग के साथ गुना करो, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का कितना हो जाएगा? 24। और नीचे में क्या हो जाएगा? ठीक है, तो नीचे में हो जाएगा तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 4x और प्लस हमारे सामने 20, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? 5/2 के। ये बराबर हो जाएगा किसके? 5/2 के। अगर हम देखें तो एक एक्स स्क्वायर, तो मेरे भाई यहाँ पर 2x² हो जाएंगे। 5 और 3 8, 8 और मेरे भाई यहाँ पर देखो 5 और 3 8, 8 4 12, 12 6 18, तो यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। 15 और मेरे भाई यहाँ पर 24 कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो चुका है, माइनस का मेरे भाई 9x प्लस हमारे सामने 20 है, और ये बराबर है 5/2 के। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट इक्वेशन निकालना है। तो जब इक्वेशन निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस का देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 36x प्लस मेरे भाई 78, और यहाँ 5 से करोगे तो ये 5x² हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे 9 पचे 45x हो जाएगा, और 20 पचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर आप इसको रिलेट करोगे तो 4 को ले जाकर के घटा दोगे तो तुम्हारे सामने एक्स स्क्वायर, ये 36 प्लस में जाएगा तो माइनस का 9x बनेगा, ये 78 माइनस में जाएगा तो मेरे भाई माइनस का 22 बनेगा, और ये हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने एक इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया दोस्त? इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के माध्यम से तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इस इक्वेशन में जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में जो वो a का मान हो गया 1, एक्स के साथ में जो है मेरे भाई यहाँ पर वो b है जिसका मान माइनस का 9, और ये हमारे सामने माइनस का c हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? तो वो b स्क्वायर माइनस का 4ac, पहला क्वेश्चन है ना, तो पूरा डिटेल में खोल करके लिख करके बता रहा हूँ। b का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर -9 का स्क्वायर हमारे सामने इतना, और फिर a इंटू सी, तो यहाँ पर -4 इंटू a इंटू माइनस का इतना। अगर आप देखोगे दोस्त यहाँ पर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने? ठीक है, 100 में से ये प्लस में आ जाएगा ना दोस्त, यहाँ पर ये तुम्हारे सामने प्लस में होगा इक्वेशन में, तो इसकी भी वैल्यू प्लस में होगी, तो इसकी भी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी होगी? तो प्लस में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इंटू कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। अब 81 माइनस 88 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7, और माइनस का 7 तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? देवसेना। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात है? मजा आ रहा हो ना तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं। श्री मदन ने अंग्रेजी में 10 आए, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। मतलब ये सवाल मतलब डिजर्व करते हैं आप लोग। आप इस सवाल को देखिए, आरआरबी जेईई का ये क्वेश्चन है। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया श्री मदन ने अंग्रेजी में 10 में से 9, जीव विज्ञान में 16 में से 15 अंक प्राप्त किए तथा अंग्रेजी और गणित में उनके अंकों का प्रतिशत 15 और 16 का रहा। यदि गणित के कुल अंक 20 हैं तो गणित और जीव विज्ञान में उनके अंकों का प्रतिशत का अंतर ज्ञात करिए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मिस्टर मदन गॉट 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन किस में? इंग्लिश में।
मदन नाम का व्यक्ति है जिसको 10 नंबर में 9 नंबर मिलता है, तो उसका परसेंटेज कितना हो गया। अगर इंग्लिश में इस व्यक्ति के परसेंट की, देखो मैं पूरा पूरा कहानी बता देता हूँ। मदन नाम का व्यक्ति है, 3 तरह का पेपर देता है, एक इंग्लिश होता है, उसके बाद में लाइफ साइंस होता है और उसके बाद में मैथ होता है। इंग्लिश में 10 नंबर में 9 नंबर आते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर 10 नंबर में 9 नंबर आए तो 100 नंबर में 90 नंबर, तो इंग्लिश का जो परसेंट हो गया वो 90% हो गया। तो इंग्लिश में इस इंसान ने कितना परसेंट किया, तो 90% स्कोर किया है। उसी तरीके से मदन इतना 15 आउट ऑफ 16 मार्क्स इन लाइफ साइंस, और साइंस में जो है 16 नंबर में 15 नंबर आता है। तो अगर तुम साइंस के इसके परसेंटेज की कल्पना करोगे तो वही बात है, 15/16 इंटू कितना हो जाएगा, 100%। ये लगभग लगभग डेसिमल में तुम्हारे सामने आएगा। 1500 को अगर तुम 16 से मेरे भाई यहाँ पर भाग करोगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 16 का 9 गुना 144, तुम्हारे सामने 60 आ गया, 16 3 48 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 120 आ गया, 16 7 112 यहाँ पर, और 16 5 80, 93.75 के करीब में। अब ये तुम्हारे सामने साइंस किसके परसेंट आ गए। क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स इज 15-16। अगर उसके इंग्लिश में इतने हैं तो मेरे भाई मैथ्स में इतना होगा। ये मान के चलो कि जैसे इंग्लिश में जो परसेंट है और मैथ्स में जो परसेंट का रिलेशन है वो क्या है। इंग्लिश में अगर 15 यूनिट आया है तो मेरे भाई मैथ्स में कितना यूनिट आएगा, 16। तो असल में 15 का मान ही 90 दिया गया है। ये 15 के जगह पर क्या है, तो 90% है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भैया इंग्लिश और मैथ्स के परसेंटेज में तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर ये कहता है अगर इसमें 15 यूनिट आया तो इसमें कितना आना चाहिए, 16। तो 15 का मान तो 90% है मेरे भाई यहाँ पर, अपने आप का 6 गुना, तो इसका मान कितना होगा, 16 का 6 गुना 96%। तो क्वेश्चन में कहा गया इसके परसेंट और इसके परसेंट में अंतर कितने का है बताओ, दोनों में जो अंतर है वो कितने का है ये बताओ। तो बहुत ही सरल है, आप इनका अंतर निकाल दीजिए। 96 से 94 यानी 2.25% का मेरे भाई अंतर आएगा, और ये अंतर कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो वहां सबसे पहले अंग्रेजी का आपने परसेंट निकाला, फिर उसके बाद में आपने साइंस का परसेंटेज निकाला, फिर अंग्रेजी से मैथ को रिलेट करके आपने निकाला, और दोनों का अंतर जो है वो आपने निकाल दिया। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 13 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। आज के क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, पेपर में हर तरह के सवालों के लिए प्रिपेयर रहा करिए। टाइम टेकिंग भी आ सकता है, कैलकुलेटिव भी आ सकता है, लेंदी भी आ सकता है, कंसेप्चुअल भी आ सकता है, हर तरह के सवालों पर प्रैक्टिस करनी है। तीसरा आपका सेट है, और तीसरा एक जबरदस्त सेट मैं आपको करा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इसको कम से कम 2 बार लगा करके जाइएगा। ठीक है, आज ये पढ़िए। 13 नंबर सवाल में कहा गया मिश्रण ए में 6 लीटर पानी और 5 लीटर सिरप है, और बी में 5.5 लीटर पानी और 3.5 लीटर सिरप है। दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक है, मतलब सिरप का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो पहले वाले में देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 लीटर ऑफ सिरप और 6 लीटर ऑफ पानी। तो पहले वाले में देखो 5 लीटर सिरप है, टोटल मिश्रण कितने का, तो 11 का। दूसरे वाले में अगर देखोगे 3.5 लीटर का मेरे भाई सिरप है, 3.5 का सिरप है, और टोटल 3.5 5.5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इन दोनों में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मैं तो बोलूंगा परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मारो, बात खत्म। पहले रेशियो निकाल लो, 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे 18 बार में, ये बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 पचे कितना हो जाएगा, 90, और 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77। तो पहला वाला बड़ा है। तो कौन सा कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी में कहा गया, ए जो होगा वो मोर होगा। ए जो होगा मोर होगा। क्यों परसेंटेज इंटू 100 करके ड्रामा करना, नौटंकी करना, इतना नहीं करना होता भाई पेपर में, नहीं करना होता मतलब नहीं करना होता, सीधा बात खत्म। हर कुछ पेपर में कैलकुलेट नहीं करना होता है। आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल। रमन की आय 91,700 रुपए है, और वह अपनी आय के 20% की बचत करता है। यदि उसके आय में 19% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 35 की वृद्धि होती है तो क्या होगा। ऐसे वाले सवालों को बनाने का जो तरीका था वो मैंने एलिगेशन बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि एलिगेशन में आप यहां पर ये कह सकते हैं कि सर देखो जो हमारा इनकम है वो 2 चीजों से मिलकर के बना है, खर्चा और सेविंग। एक तरफ में खर्चे का इंक्रीज या डिक्रीज, एक तरफ में सेविंग का इंक्रीज या डिक्रीज, एक तरफ में इनकम का इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ देखना होगा। और नीचे में हम क्या रेशियो ले लेंगे, तो नीचे में हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का मेरे भाई यहाँ लेना होगा। तो इनकम ऑफ रमन इतना, ही सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। अगर हम रमन की पर्टिकुलरली बात करें तो रमन हमारे सामने कितना है, तो 20% की सेविंग करता है। तो अगर हम 20 की सेविंग करता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी खर्चा कितना करेगा, तो 80 यहाँ पर करेगा। ठीक है, इनकम 19% से बढ़ गया। ये जो हमारे सामने इनकम है, ये इनकम हमारे सामने 19% से बढ़ चुका है। तो ये इनकम हमारे सामने 19% से मेरे भाई बढ़ चुका है। एक्सपेंडिचर 35 से बढ़ चुका है, खर्चा हमारे सामने 35% से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है,
और सेविंग हमारा क्या होगा, तो सेविंग का हमें नहीं पता कि सेविंग की कहानी हमें क्या है। आइए चलिए बस एलिगेशन से बनाइए और देखिए। तो अगर आप देखेंगे तो सर ये 4 बार में और ये हमारे सामने कितनी बार में, 1 बार में। अगर आप देखेंगे 35 में से आप 19 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अगर 1 का मान 16 है तो 4 का मान कितना होगा, 64 हो जाएगा। 19 में 16 को जोड़ने पर इतना आया, 19 में से इसको घटाने पर इतना आएगा, यानी बेसिकली डिक्रीज होगा। तो 19 में से आप 16 को घटा दीजिए तो आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे 14 से 9 आपके सामने सर 5 आ गया और 5 से 1 आपके सामने यानी -45%। यानी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो डिक्रीमेंट होगा अपने सेविंग में वो 45% का होगा। तो इंक्रीज वाले तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते, डिक्रीज वाले होंगे, और वो भी कितने परसेंट से, 45% से। ठीक है, अब देखो इनकम रमन का कितना है, 91,700, ये उस व्यक्ति का इनकम है। और इस इनकम का मेरे भाई 80% खर्च करता है, 20% बचाता है। तो पहले इस इनकम का 20% निकाल देते हैं ताकि क्या निकल करके आ जाए, तो यहां पर निकल करके आ जाए भैया सेविंग। क्वेश्चन में कहा गया देन द सेविंग विल, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करेगा कितने से, तो मेरे भाई 45% से डिक्रीज करेगा। ये सेविंग का मान है और इसका हमको 45% जो है वो हमें निकालना है। तो ये हमारा इनकम था, उसका 20% सेविंग था, सेविंग में इतने परसेंट की कमी आ गई, यानी ये हमारा डिक्रीज हम यहाँ से निकालेंगे। और भी तरीके हैं हमारे पास में इसको बनाने के लिए, लेकिन मैं उसमें जाना पसंद नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो और भी मेरे लिए फ्रूटफुल तरीके हैं। बाकी ठीक है, मैं और भी तरीके से करा दूंगा, टेंशन मत लो। 00 से 00 खत्म, 20 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, तो 9 सते कितना, 63 का 3 6, 9 एकम 6 15, 81 और 1 82। तो इससे डिक्रीज होगा 8 2 5 3, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी तुम्हारे सामने और जो तरीका है वो यहाँ पर क्या है, और जो तरीका है वो मेरे भाई यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि आपको पता है कि इनकम 2 चीजों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम देखें तो इनकम जो है हमारे सामने खर्चे से और सेविंग से मिलकर के बना होता है। इनकम 91,700 है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया सेव 20%। अब इसका 20% कितना हो जाएगा, तो इसका डबल। ठीक है, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 7 दूनी 17 दूनी मेरे भाई यहाँ 34, 19 दूनी 38, ये सेविंग हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दो तो तुम्हारे सामने एक्सपेंडिचर निकल करके आ जाएगा। इनकम को 19% से बढ़ा दिया गया, अब इसका 19% निकालो, वो कैलकुलेटिव होगा भाई। फिर इसका 35% निकालो, फिर ये भैया मत करो, मत करो, प्लीज मत करो, ये सब मत करो, ये सब की नौटंकी की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, आ जाइए सीधा सीधा यहाँ। सबसे बेस्ट अपना यही था एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन में बढ़िया तरीके से सजाओ और उसके बाद अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। मजा आ रहा है ना भाई आज के सवालों में, है? आइए चलिए, आप यहां देखिए सेक्शन कंट्रोलर का पेपर हो गया आपका 12 फरवरी 2026, हाल फिलहाल में ये सवाल हुआ। आप देखो, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसे 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे बारी बारी से काम करते हैं जिसमें पहले दिन बी शुरू करता है तो कितना देर में होगा, ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन। ठीक है, सीधा सीधा सवाल तो कोई आज के सेट में हम रखे ही नहीं है बबुआ। तो ये 12 है और ये 18 है, एलसीएम तुम्हारे सामने 36, 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना। ठीक है, शुरुआत पहले बी करेगा, तो पहले दिन आएगा बी, फिर उसके अगले दिन आएगा ए, फिर उसके अगले दिन आएगा बी, फिर उसके अगले दिन आएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यूनिट 3 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 5 5, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो हर 2 दिन में 5 यूनिट काम, हर 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, तो 5 यूनिट। तो अगर आप देखोगे 36 तक आपको पहुंचना है तो भैया कैसे पहुंचोगे, 7 से गुना करो। ठीक है, तो हर 2 दिन में मेरे भाई, तो यहाँ पर इससे 7 से गुना करोगे तो इंटू कितना हो जाएगा, 7। तो आप यहाँ देखोगे तो 14 दिनों में आपने 35 यूनिट काम किया है। ठीक है, अब मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखो यार तुमने 14 तो यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 35 देखो, अब यहाँ लकीर खींच दो, 36 में से 35 हो गया, बचा कितना, 1। और जो काम करने आएगा ओन का आएगा, बी आएगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो ऑल्टरनेट में यही होता है। आप अभी रिवाइज नहीं किए हो तो जा करके बढ़िया तरीके से बैच से रिवाइज कर लेना, मैंने बहुत तरीके से बताया। जितने दिन हो जाते हैं वो यहाँ पे, जितना बचा है मेरे भाई वो ऊपर में, और जो करने आया था वो नीचे में। ठीक है, आ जाओ। अब ये सवाल देखो, ये सवाल दिखने में इतना भयंकर रूप में है, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के अंदर मैं इस क्वेश्चन को उड़ा सकता हूं, सिर्फ 1 सेकंड से मेरे भाई यहां पर उड़ा सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, इस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। अब जब इस संख्या को मैं देखता हूं तो ये संख्या 9 से कटती है, कैसे, 6 6 12 6 18 18 8 26 26 से 9, सॉरी यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, 6 6 12 12 8 20 20 2 22 22 5 27, यानी यहाँ 27, 27 का मतलब किससे, 9 से कटेगा। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर आना चाहिए, 3 का स्क्वायर आना चाहिए, 3 का पावर 1 नहीं होगा, 3 का पावर 4 नहीं होगा, 3 का पावर ये नहीं होगा, 3 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए होगा, बात खत्म। बाकी में हमको चेक भी नहीं करना है।
नहीं करना है मतलब नहीं करना है, ठीक है। आ जाओ चलो, देखो यहाँ पर संख्यांकिकी। आज उम्मीद थी कि यूपीएसआई में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नहीं पूछे गए, ये थोड़ा सा दुख भरा बात था, बट कोई बात नहीं, आपके पेपर में आ सकता है। तो अब इसकी माध्यिका पूछी गई है। कल एक क्वेश्चन मैंने पिछली वाली जो सेट नंबर 2 कराई थी, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था मोड का, जिसका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 मेरे भाई, यहाँ पर एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, ये था हमारा मोड का। अब हमें पढ़ना है मीडियन, ठीक है। मीडियन में यहाँ पर क्या होता है, तो मीडियन में यहाँ पर ये हमारे सामने फ्रीक्वेंसी होती है, और यहाँ बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ये 11 हो गया आपका 11। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 11 है तो 11 लिखो। अब 11 में 18 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा। 29 में इसको जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 51 हो जाएगा। 51 में इसको जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने 81 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 121 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 137 हो जाएगा। और इसको जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ 170 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें निकालना होता है मेरे भाई यहाँ पर n, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये जितना दिया गया उसका आधा कर दो तुम, 170 बटे क्या कर दो, तो यहाँ पर इतना, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो n का मतलब यहाँ पर ये n/2 निकालो पहले, कि n/2 का मतलब क्या होता है सर, तो 170 बटे 2 यानी 85। अब जैसे तुमने मेरे भाई 85 निकाला, तो तुमसे 85 या 85 से बड़ी संख्या चाहिए। ये 81 है, तो इसमें नहीं जा सकते, इससे बड़ी संख्या यानी इस वाले में। जब इस वाले में जाएंगे आप यहाँ पर, पहले मैं आपको है ना सबसे बढ़िया माध्यिका का फॉर्मूला लिख देता हूँ तो पता चलेगा। तो जब आप यहाँ पर माध्यिका का फॉर्मूला जब आप जानते हैं, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट हम लिखते हैं। लोअर लिमिट के बाद में मेरे भाई यहाँ पर n/2 हो जाता है, उसमें से हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। डिवाइडेड बाई हमारे सामने फ्रीक्वेंसी होता है, और इंटू गुना कर देते हैं किससे, तो इंटू गुना कर देते हैं मेरे भाई यहाँ पर हाइट से। इंटू गुना कर देते हैं किससे, हाइट से। एल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आपको सबसे पहले एक एक करके सारी बातें समझनी है। एल, n/2, सी एफ, एफ और एच, ये हमारे सामने कुल मिलाकर के 5 तरह की बातें हैं। 5 तरह की बातें क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें जोड़ जोड़ करके ये बनाते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होगा, जो भी चीज आता है उसका आधा करते हैं, ये 85। तो ये 85 आपको मैं बता दूं, ये हो गया आपके सामने n/2 का मान। ये 85 क्या हो गया, n/2 का मान, ठीक है। अब देखना है आपको L, तो देखो 85 से बड़ा जो भी वैल्यू आएगा वो देखो किस में लाई करता है, इसमें लाई करता है। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, 55। तो यहाँ पर L का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर L का जो मान है वो हमारे सामने हो जाएगा 55, ठीक है। n/2 का मान हमारे सामने कितना आ गया, तो 85। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होती है कि जिसमें तुम देख रहे हो इसके पीछे वाला, तो इसके पीछे वाला कितना है, तो 81 है, तो यहाँ पर 81 लिखोगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरे भाई, इसके करस्पॉन्डिंग वाला, मतलब जिसमें तुम देख रहे हो, देखो पीछे चले गए तो सी एफ, और सामने चले गए तो एफ। तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर एफ, और इंटू हमारे सामने क्या हो जाएगा, एच। तो इंटू हमारे सामने एच, 10 10 10 10 10, तो डिफरेंस कितने का, तो मेरे भाई डिफरेंस हमारे सामने 10 का, ठीक है। बहुत तरीके से, बहुत इज्जत से आप यहाँ पर करेंगे तो बोलेंगे सर ये 55 हो गया, और यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ जाएगा, तो उत्तर हमारे सामने कितना होगा, 56। और 56 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी फॉर का होना प्यार है। सी फॉर का होना प्यार है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। बढ़िया भाई, आनंद आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया। तो कल का एक मोड का क्वेश्चन हो गया और आज का एक मीडियन का क्वेश्चन हो गया। सर आप दोनों के एक शॉर्ट्स निकलवा दीजिए और अलग से आप डलवा दीजिए उसको, चाहे तो कंसेप्ट पे चाहे विजार्ड वाले चैनल पे। उससे क्या होगा, बच्चे एक बार अलग से भी रिवाइज कर लेंगे, चाहे वो 1 मिनट जाए, 1.5 मिनट जाए, 2 मिनट जाए, जितना भी जाए, ठीक है। आपके साथ वो शॉर्ट्स को हम एक निकलवा देते हैं अलग से, एक इसका और एक मेरे भाई कल वाले का। उसको सेव करके रख लेना वहां पे, ताकि बार 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 रिवाइज करना पड़े, तो वो तुम्हारे लिए आसान हो जाए। मीन बहुत सरल है, मीन का मतलब एवरेज। दिक्कत आती है मोड यानी बहुलक में, और मीडियन यानी माध्यिका में, ठीक है। दोनों के क्वेश्चंस मैंने सेट में रखे हुए हैं, दोनों का निकलवा देंगे, फायदा हो जाएगा, ठीक है भाई। आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन, पी क्यू आर में कहा गया क्यू का मान 90 है, 10 आर का मान इतना, ये हो जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। आइए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सभी लोगों को ट्राई करके, और इसका आंसर कहाँ पर देना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सॉरी, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। आइए, व्हाट इज द टोटल सरफेस है, देखो एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, और पिरामिड की ऊंचाई इतनी है।
पिरामिड इस प्रकार से है और यहाँ पर वर्ग के आकार में है और इस तरीके से मेरे भाई आपका पिरामिड जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया फिर पिरामिड जिसका बेस का स्क्वायर है और साइड कितनी है 8 है और हाइट जो है हमारे सामने है वो कितना है, तो हाइट हमारे सामने 3 है। तो जब भी हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में बेस का एरिया निकालते हैं, तो बेस 8/8 का एक वर्ग है, तो बेस का एरिया हमारे सामने इतना हो जाएगा। और कर्व का एरिया निकालते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो हमारे सामने हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। 8 8 16 और 16 मेरे भाई यहाँ 32 और इंटू क्या हो जाता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट यहाँ पर हो जाता है। स्लांट हाइट किसको कहते हैं, तो जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पर ये 3 है, इस भुजा के मध्य बिंदु को जब जोड़ा जाए तो उसे कहते हैं स्लांट हाइट। तो होगा क्या मेरे भाई, ये पूरी 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 3 है 4 है तो यहाँ स्लांट हाइट कितना होगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। 2 से काटोगे 16 बार में 80 और मेरे भाई यहाँ पर 64, 8 से 14 144। कौन सा ऑप्शन है, सी जो है आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखो। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 रुपए प्रति किलो के क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 रुपए प्रति किलो पर बेचेगा, लेकिन 1134 के बजाय 567 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बेईमान दुकानदार किस तरीके से बेईमानी करता है आप मुझे बताओ। तो बेईमान दुकानदार मेरे भाई दो तरीके से बेईमानी करेगा, एक तो वजन में और दूसरा हमारे सामने रेट में। तो अगर हम रेट में देखेंगे तो भैया वहां पर क्या होगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम की वो बेचता है 17 में, जो देखो 20 रुपए की खरीद की चीज को वो मेरे भाई यहाँ 17 रुपए में बेचता है। 20 रुपए की खरीद की चीज को कितने में बेचेगा, तो मेरे भाई 17 में बेचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, लेकिन वो इतना ही ग्राम देता है और लोगों से इतने का पैसा लेता है। मतलब मेरे भाई अपने जेब से 567 वो आदमी लगाएगा और लोगों से पैसा कितने का लेगा, 1134 का लेगा। अगर तुम यहाँ पर देखोगे मेरे भाई तो प्रॉफिट का परसेंट निकालो, 7 दूनी 14 6 12 13, यहाँ पर ये कुल मिलाकर के कितनी बार में, 2 बार में, और ये काटोगे 10 बार में। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये 10 रुपए की चीज को 17 में बेचा जा रहा है, तो 100 रुपए की चीज को 170 में बेचा जाएगा, तो फायदा कितने का, तो फायदा मेरे भाई 70% का। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ। चलो आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन देखो, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड देते हैं तुमको, बना दोगे मेरे भाई। केंद्रक निकालना, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ए बी सी दिया गया है, त्रिभुज के मेरे भाई केंद्रक है, तो यहाँ पर क्या करना है, केंद्रक बताना है, सेंट्रोइड बताना है। जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ भाई सभी लोग, जल्दी से जल्दी बताओ। बताइए भाई जल्दी से, कितना आएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कभी भी अगर मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो x का मान निकालना होता है, तो क्या करोगे, इतना प्लस इतना और प्लस इतना डिवाइडेड बाई 3। 10 7 17 1 18, 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। y का मान निकालना है तो मेरे भाई इतना प्लस हमारे सामने इतना और प्लस हमारे सामने इतना, तो 2 8 10 और 4 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 4 12 2। ठीक है, एक बार यहाँ पे ना 12 है मेरे भाई, 12 और 8 20, 20 और 4 24, और 24 बटे कितना हो जाएगा 3, तो ये 6 हो गया और ये 8 हो गया, ये हमारे सामने हो गए। यानी कभी भी अगर आपको निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 22 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका सर्कल का सवाल है, बहुत तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया कि देखिए एक सर्कल है, इसको टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बोलते हैं और इसको सेकंड यानी छेदक रेखा बोलते हैं। और सबको पता है मेरे भाई यहाँ पर कि जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है पी टी का स्क्वायर बराबर पी ए और इंटू पी बी। तो यहाँ पर लगेगा मेरे भाई पी ए और इंटू कितना लगेगा, तो पी बी लगेगा। पी टी हमारे सामने कितना है, तो 6 का स्क्वायर 36 है। पी ए का मान हमारे सामने कितना है, इतना है। और यहाँ पर ये कितना है, तो 4 प्लस मेरे भाई एक्स है। 4 से काटिए तो 9 बार में, 4 में कितना जोड़ेंगे, 9 आएगा, तो एक्स का मान 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया था, एक्स का मान, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 5 होगा।
ठीक है, 5 होगा। जल्दी आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या कहा गया, फटाफट यहाँ पर जो है 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से। अलजेब्रा का 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूँ, जल्दी से बनाइए फटाफट यहाँ पे। बताइए जल्दी से, अगला सवाल का भी बताइए जल्दी से फटाफट यहाँ पे। जल्दी 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 बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए मेरे भाई यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 10 सेकंड बचा हुआ है। अब इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ क्वेश्चन में कहेंगे कि सर देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, और ये 8 को अंदर भेजेंगे, सी क्यूब बराबर 3 ABC। तो हमने हमेशा सीखा है कि जब आपके सामने ऐसा हो जाए कि भैया ये ए क्यूब प्लस आपके सामने बी क्यूब प्लस आपके सामने सी क्यूब, और ये बराबर हो जाए 3ABC के, तो समझ लेना तीनों का सम हमारे सामने क्या है, तो तीनों का सम हमारे सामने शून्य के बराबर है। तीनों का सम शून्य के बराबर है, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं सब शून्य के बराबर हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5x+1। इसकी वैल्यू कितनी है, तो x प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3 है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये 8 को अंदर ले जाओगे 2 हो जाएगा, तो 2 × 3x कितना हो जाएगा, 6x, और 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने इतना। सब का सम कितना होगा, तो 0 होगा। सब का सम कितना होगा, तो 0 होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 5 और एक 6 और एक 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 और एक 4 में से मेरे भाई यहाँ पर ले गए, तो मेरे भाई यहाँ पर ये इतने के करीब में होगा। तो बेसिकली यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1/3 कौन सा ऑप्शन है, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 1/3 कौन सा ऑप्शन है, सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाओ चलो 24 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, बढ़िया तरीके से। एक ट्रेन एक कार से 60% अधिक की चाल से चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और 60 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर साथ पहुंचती है। हालांकि यात्रा के दौरान 20 मिनट मेरे भाई जो ट्रेन है वो स्टेशन पर रुकती भी है, तो कार की चाल ज्ञात करना है। कार की चाल क्या होगा, ठीक है। और ट्रेन कैन कवर 60% फास्टर देन कार। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या होता है, ट्रेन की अगर हम रफ्तार देखते हैं कार के मुकाबले, तो 60% ज़्यादा है। मतलब अगर ये 100 की रफ्तार से चलेगी तो ये 160 की रफ्तार से, ये स्पीड हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनके स्पीड का अनुपात है। फिर क्या क्या कहा के बताना, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट सेम टाइम एंड रीचेस बी विच इज 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम सेम टाइम। दोनों एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही समय पर पहुंचते हैं, ए भी उतने ही टाइम में और ये भी उतने ही टाइम में। ठीक है, और कितने की दूरी को, तो 60 किलोमीटर की दूरी को। ठीक है, हाउएवर द ट्रेन लूजेस 20 मिनट ड्यू टू स्टॉप एट द स्टेशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। अब देखो होता क्या है भाई, दोनों एक ही समय पे शुरू किए, दोनों एक ही समय पे खत्म किए। ऐसा कैसे हो गया, जब एक बंदे की रफ्तार ज्यादा थी मेरे भाई यहाँ पर, तो उसको तो जल्दी पहुंचना था, लेकिन सेम टाइम पर कैसे पहुंच गए, इसीलिए इसीलिए क्योंकि बीच में वो रुक गया था। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, टाइम होता है। 8 5 का उल्टा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 5 8 हो जाएगा। तो इसको ट्रेन को जो मेरे भाई जो उसने समय यहाँ पर बचाया था, या जो उसको कम समय लगना था, वो मेरे भाई जो कम वाला समय था ना, असल में वहीं को उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। यानी यही 3 यूनिट का मान कितना था, तो यही 3 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 20 मिनट था। आप ऐसे मान के चलो। ठीक है, 60% फास्टर का मतलब क्या होता है, 100 है तो 160 हो जाएगा, 20 का 5 20 का 8 इतना। ठीक है, तो यहाँ पर हाउएवर द ट्रेन लूजेस 20 मिनट ड्यू टू स्टॉप एट द स्टेशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। अब यहाँ देखते हैं, देखिए स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों की आवश्यकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 3 यूनिट का मान 20 मिनट, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 20/3 हो जाएगा। कार के बारे में पूछा गया तो कार का टाइम देख लेते हैं, 8 यूनिट। तो अगर हम कार का टाइम देखेंगे तो कार का टाइम कितना हो जाएगा, 8 × 2 160/3 मिनट। ये तुम्हारे सामने कार का टाइम है। अब कार का तुमको स्पीड चाहिए, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर इतना है, और टाइम की बात करें तो ये 160 और बट्टे का 3 कहाँ चला जाएगा, इतना। चूंकि मेरे भाई यहाँ पर ये मिनट में है,
और मिनट में था तो हम चाहते तो इसको घंटे में भी बदल सकते थे, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। तो इसको घंटे में बदलोगे तो डिवाइड बाई क्या करोगे, 60 कर दो। तो डिवाइड बाई 60 कर दो तो मेरे भाई जो तुम्हारा मिनट का चीज़ है ना, ये बदल जाएगा अब आवर में। तो अब आवर में बदल जाएगा तो यहाँ पर कुल मिला करके जो है आप एक तरीके से यहाँ पर देखो 160 का हो गया ना भाई, यहाँ पर ये हो गया हमारे सामने आवर में हो गया। तो 20 से तुम्हारे सामने कितनी बार में, 8 बार में, और 20 से तुम्हारे सामने कितनी बार में, 3 बार में, 8/9। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो चीज़ है मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 8/9 घंटा। तो कार की अगर हमें रफ्तार चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। 8 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 9 घंटा। आप इसको जब काटोगे तो डेसिमल से काट सकते हो, मतलब यहाँ पर 9×6 = 54, यहाँ पर इतना, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 8। 8×6 मेरे भाई 48 हो जाएगा, उसके बाद में 60, 8×7 = 56, और फिर उसके बाद में 8×5 = 40। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। तो जितने भी क्वेश्चन है आपके शीट में, मतलब शीट कह रहा हूँ, ये सारे सारे बहुत ढंग के क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं आज वाले सेशन में, आज वाले सेट में। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। इसमें यहाँ पर कहा गया फ्लैटों की बिक्री है, जयपुर है, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, मुंबई है, और ये नंबर ऑफ फ्लैट है। और इसमें क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखो, द नंबर ऑफ फ्लैट सोल्ड इन दिल्ली इज व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ फ्लैट सोल्ड इन मुंबई। दिल्ली में जो तुमने बेचा है और मेरे भाई यहाँ पर मुंबई में जो तुमने बेचा है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है। सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर, 11 से काटो 2 बार में, 11 से काटो मेरे भाई 5 बार में। 2 से 5 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, यानी 150%। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है मेरे भाई, 3 ज़्यादा है। कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, इंटू कितना, 100, 3/100 यानी 300 बटे मेरे भाई इतना 150% आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर था, ठीक है भाई। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 27 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा है, ठीक है। एक खुले घनाभकार, मतलब यहाँ पर क्यूबॉइडल टैंक है जिसकी आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई, आंतरिक ऊंचाई क्रमशः इतना 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 है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ ए ओपन क्यूबिकल टैंक हुज इंटरनल लेंथ ब्रेथ और इतना इतना दिया गया है, क्या होगा। खुली टंकी में छज्जा नहीं होगा लेकिन बाकी सब कुछ होगा। 4 के 4 दीवार होंगे और जमीन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका अगर तुमको एरिया निकालना है खुली टंकी का, तो याद रखो 4 दीवारों का एरिया कितना होता है, तो 2 × L + B × H, और फर्श का एरिया कितना होता है, तो L × B होता है। वैल्यू रखी और काम खत्म, ठीक है। तो L + B मेरे भाई यहाँ पर जो है क्या कहा गया, इंटरनल लेंथ हो गया मेरे भाई, ब्रेथ हो गया, और ये हमारे सामने हाइट हो गया। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त मेरे भाई, 14 हो जाएगा, और हाइट तुम्हारे सामने 9 हो जाएगी। और यहाँ पर बात करें तो ये 3 × 11 हो जाएगा। 14 का मेरे भाई कितना हो गया, 14 9 126 दूनी कितना है, 12 दूनी 24, 252, और यहाँ पर ये हो जाएगा 33। एकदम बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर 285 इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नॉर्मल क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। बढ़िया तरीके से ऐसे ही प्रैक्टिस करना है ना। तो देखो यार, रेलवे के सारे टॉप नॉच क्वेश्चंस जो भी मैं जैसे अभी करा रहा हूँ, ठीक है, इसी तरीके से पूरा फुल्ली अपडेटेड तुम्हारी किताब है रेलवे गणित वाली, जिसके अंदर में बहुत बढ़िया बढ़िया पूर्ण रूप से सवाल दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ मल्टीपल अप्रोचेस के माध्यम से दिया गया है। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो प्रैक्टिस रेलवे गणित के सेकंड एडिशन से अपना इससे करो। फुल्ली अपडेटेड, हिंदी में ये किताब अलग है, इंग्लिश में ये किताब अलग है, और बढ़िया तरीके से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर जीएस की पढ़ाई करनी है तो रेलवे की सामान्य अध्ययन वाली जो मेरे भाई किताब है आपकी, वो जबरदस्त है। सामान्य अध्ययन के लिए तो आप इससे पूर्ण रूप से अपने समाधान की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमतों पर दोनों किताबें अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पे, हर जगह पे। तो बढ़िया से आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए चलिए 27 के बारे में देखते हैं। 28 नंबर क्या कहा गया, देयर आर 2 क्लासरूम ए एंड बी इफ 7 स्टूडेंट। बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा। मतलब इक्वेशन हो तो ऐसा, वरना ना हो। कहते मूछे हो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। तो इक्वेशन हो तो ऐसा, वरना ना हो। 2 तरह के मेरे भाई क्लासरूम हैं, ए और बी नाम के। एक में एक्स बच्चे हैं और दूसरे में वाई बच्चे हैं। सिचुएशन नंबर 1 को देखिए क्या कहा गया, ठीक है। यहां पर कहा गया 7 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। इसमें से मेरे भाई 7 बच्चे इसमें जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा माइनस, और इसमें हो जाएगा वो जा करके मेरे भाई प्लस। जितने बच्चे गए तो इसमें से माइनस, और इसमें जाएगा वो जा करके प्लस, ठीक है। अरे क्या हो रहा है भाई, ठीक है, यहाँ पर जा करके प्लस। तो 7 स्टूडेंट इसमें से मेरे भाई उसमें शिफ्ट हो गए। इफ 7 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, देन बी विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज ए। तो मेरे भाई यहाँ पर ए के पास जितने भी बच्चे हैं, तो बी के पास में क्या होंगे, उसके डबल। ये बी की जो संख्या होगी ना मेरे भाई यहाँ पर, वो बराबर होगी ए के किसके, तो डबल के। फिर से रिपीट करता हूँ,
इसमें से 7 बच्चे इसमें चले गए, तो इसमें -7 तो उसमें +7, तो बी की संख्या ए की क्या होगी, तो डबल होगी। तो यहाँ से जो तुम इक्वेशन बनाओगे भैया वो क्या बना लोगे, तो यहाँ से इक्वेशन बनाओगे तो बोलोगे सर ये हमारे सामने 2x आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, ये y हमारे सामने उधर चला जाएगा, ये माइनस का 14 है और वो जा करके मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 14 उधर जा करके 21 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हमने अपने फेवर की बना ली। अब आ जाओ चलो दूसरी वाली इक्वेशन हम लोग देखते हैं। कहा गया 3 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर बी से ए में 3 स्टूडेंट भेजे जाएं तो मेरे भाई बी का क्या हो जाएगा, तो बी का नुकसान, और ए का क्या हो जाएगा, तो ए का फायदा। तो अब यहाँ पर कहा जाएगा देन बोथ द क्लासरूम विल हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो दोनों के पास में बच्चों की संख्या क्या होगी, बराबर। अब ये हो गई गलत बात, ठीक है। यहाँ पर जाकर के अब आप करोगे तो x माइनस वाई, अब आप देखो यहाँ पर ये इक्वेशन समझो, x माइनस का कितना y हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे सामने x माइनस वाई बराबर कितना, तो माइनस का 6, कितना, -6। अब आप इसको इक्वेशन को हल करिए और जाकर के अपनी वैल्यू लेकर के आइए, द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द मेरे भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 2 क्लासरूम। पॉजिटिव डिफरेंस तो भैया इसमें तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, यहाँ पर उल्टा तुम इसको ऐसे मेरे भाई इक्वेशंस को बदल लो, तुम इसको ऐसे बदल लो, या इसी इक्वेशन में तुम एक काम करो, वो 3 को इधर लेकर आ जाओ, इतना हो जाएगा, और ये y माइनस एक्स हो जाएगा, बस बात खत्म। यही पूछा था, यही बता दीजिए, नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्यों करना, करना ही नहीं कुछ, ठीक है। दोनों का डिफरेंस पूछा था पॉजिटिव वे में, तो बता दो कितना आएगा, 6 आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, 30 है ना, 29 नंबर देखो, 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन 54 और 44 के रूप में पढ़ा गया था, और एक स्थान पर वजन इतना को इतने के रूप में पढ़ा गया था। तो 10 लड़कों का सही औसत वजन क्या होगा, मतलब जब हम कुछ बच्चों के वजन को गलत तरीके से एंटर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर समझिए, एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इस कितना है, तो 70 है, बट लेटर इट वॉज फाउंड दैट 2 प्लेसेस वेट ऑफ इतना वाज रेड एज इतना, एक जगह पर नहीं मेरे भाई, 2 जगहों पर, 54 के जगह पर 54 वाज रेड एज 44। तो हम क्या करते हैं, गलत डेटा को घटाते हैं और सही डेटा को जोड़ते हैं। तो अगर हम देखें तो जो गलत डेटा था वो 44 था, उसको घटाओ, 54 जो था वो जोड़ो, और एक जगह पर नहीं, ऐसा कितनी जगह पर हुआ है, 2 जगह पर हुआ है। एंड 1 प्लेस 35 वॉज रेड एज 40, गलती से 40 रेड कर दिया गया था। तो मेरे भाई सेम कहानी है, गलत डेटा को हटाओ और सही डेटा को जोड़ो, और ये जो डेविएशन आ जाएगा, ये ना डेविएशन आ जाएगा, इस डेविएशन का एवरेज निकालो, मतलब जितना भी डेविएशन आएगा उसको सब में बांट दो। कितने लड़के हैं तुम्हारे पास, 10 के 10 लोगों में मेरे भाई यहाँ पर बांट दो, ठीक है, जो भी डेविएशन आएगा 10 के 10 में बांट दो। तो यहाँ पर तुम्हारे सामने कितना होगा, 10 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा, 15/10 यानी यहाँ पर लगभग 1.5 के करीब में है, और 1.5 प्लस में है। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 70 का वैल्यू था, 1.5 जोड़ दिया तो मेरे भाई 71.5 आ गया, 71.5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देख देना, ठीक है। बी क्यों बता रहे हो यार तुम लोग, हैं यार, आप एक बात बताओ ना यार, 54 माइनस 44, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। अच्छा, आप लोग 2 स्टूडेंट नहीं ले रहे हो ना, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो ना, कहा गया 2 प्लेसेस बोला गया था, ठीक है, इट वाज फाउंड दैट 2 प्लेसेस द वेट वाज इतना इतना एंड 1 प्लेस, 2 प्लेसेस थे ना, तो 71.5 आएगा, ठीक है, गलती नहीं करनी है। 30 नंबर सवाल देखिए, ढंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर बढ़िया सा सवाल है, पढ़िए, अंतिम सवाल है आप लोगों का, देखिए क्या कहा गया। एक वस्तु 54% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 66 की कमी कर दी जाए तो लाभ 40.8 होगा। तो मेरे भाई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 1000 दफा ये सवाल हम आपको पढ़ा चुके हैं। आइटम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 54, तो 100 के समान में, ये देखो, ये खरीदने का दाम है और ये बेचने का दाम है। तो एक वस्तु को 54 के लाभ में बेचेंगे, मतलब इतने में बेचेंगे। परचेस करते हैं मेरे भाई, परचेस प्राइस इज इंक्रीज बाई 75, इसको एक्स बना देते हैं, इसको हमने बढ़ा दिया मेरे भाई 75 से, ठीक है, और उसके बाद में सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर दिया हमने कितने से, तो 66 से। तो क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट इज 40.8, तो मेरे भाई प्रॉफिट 40.8 होगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, मैं मतलब बता देता हूँ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, ढंग से लिख देता हूँ। ये भैया तुम्हारे सामने मेरे भाई कॉस्ट प्राइस था, यदि तुम इसमें बढ़ा दो तो नया वाला सीपी हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे सामने सेलिंग प्राइस था, और यदि तुम इसमें घटा दो तो नया वाला सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि प्रॉफिट हमारा इतने का है, यानी अगर यहाँ पर ये 100 का मान है तो 100 में तुम 40.8 को जोड़ दो तो 140.8 का तुम्हारे सामने मान
यहाँ पर ये हो जाएगा। ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सबको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ओरिजिनल परचेस प्राइस मतलब 100x का मान तुमसे यहाँ पर पूछा है। थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, लेकिन बनाओगे ऐसे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से लेकर के जाओ इसको, यहाँ पे 4 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 250 बार में, और 4 से अगर आप काटोगे तो 3 बार में आपके सामने 12, 5 बार में इतना और 2 बार में। आप अगर 2 से और काटना चाहो तो काट सकते हो, बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि वो और वाहियात होता जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 352 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर आप 352 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 352 मेरे भाई यहाँ पर, और आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 75 का 2 गुना 150 का 0, 15 पास में, 75 का 5 गुना मेरे भाई 375 होता है, 375 में जोड़ेंगे 390 का 0, 39 आपका हो जाएगा। 75 का 3 गुना कितना हो जाएगा 225, और 225 जब यहाँ जोड़ेंगे 9 5 14 7, और मेरे भाई यहाँ 9 5 14 3 2 5 1 6 और 364, तो यहाँ पर हो जाएगा 364। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन ठीक है। 250 को जब तुम इसके साथ में गुना करोगे और यहाँ पर ये 154x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और 25 का 4 गुना मेरे भाई 100 का 0, ठीक है। 25 का 4 गुना 100, 10 हाथ में 25, 25 125, 10 135 का 5 13, और 25 से 13 कितना हो जाएगा, इतना x हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। कहीं पर कोई और काट दें इसको, फायदा नहीं है भाई, ठीक है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं भैया, 75 का 2 गुना 0 0 मेरे भाई यहाँ कितना 15, 75 पचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पचे 375, 375 80 90 का 0, 39 हमारा पास में, और 75 का 3 गुना 7 के किस 225, 225 9 5 14 3 2 5 1 6, और हाँ सही है 264 हमारे सामने। एक सेकंड, यहाँ पर ये 264 आप इसको लिख लीजिए, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, अरे भैया तुम लोग का पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तो जिंदा रह पाएगा तुम लोग हैं? अगर 30 का 30 क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो हमको तो लग रहा है कि खाली मैथ खत्म करने में सारा टाइम निकल जाएगा। अब यहाँ देखोगे मेरे भाई, यहाँ 0 हो गया तुम्हारे सामने, 25 का 6 गुना 150 का 0, 15 पास में, 25 छक 150 और 15 165, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो भैया 3 लाख यहाँ सॉरी 35,200 है, और ये 38,500 है, उसको ला करके जोड़ दो। अगर ला करके आप जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप 5 4 आपका 9 हो चुका है, 6 6 12 हो चुका है, और ये हमारे सामने इतना हो चुका है। और यदि आप इसको जोड़ते हैं तो मेरे भाई 500 से 200 को आप हटाइए, 8 में से 5 गया तो 3 हो जाएगा, 500 से ये हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो 33 से काटिए ताकि 100 बार में आपका कट जाए, 33 से अगर आप काटेंगे तो एक बार में, और फिर यहाँ 3 बार में, यानी बेसिकली हमारे सामने 100x का मान कितना आ गया 1300, और हमें यही पता करना था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ये हमारे सामने करेक्ट आंसर है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का खेल था, इस तरीके से चीज़ें थी आपकी। हाँ, ये जो परसेंटेज थे वो बहुत भयानक थे, इसी वजह से हमें इतना वक्त लगा, नहीं तो मतलब इतना टाइम नहीं लगता। और इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास में, सक्सेसिव से भी जाने का एक ऑप्शन है, हम उससे भी जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी जाने का ऑप्शन है, हम उससे भी जा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो हमारी तरफ से इतना ही है दोस्तों, बाकी आराम से हम लोग करेंगे अगली क्लास में। और जो आपका मेरे भाई यहाँ पर पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट में, ठीक है। तो पीछे पूरे पूरे 3 सेट का पीडीएफ आपको इसमें मिलेगा, तो जा करके बढ़िया से तीनों सेट का आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरी तरीके से रिवीजन करते रहिए, बाकी कल एक स्ट्रैटेजी की बढ़िया से वीडियो ला करके और बढ़िया से हम आपको गाइड कर देंगे कल, ठीक है, कि भैया क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तमाम तरह की सारी बातें, ठीक है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त